We are all are at home. Okay, and my home is not soundproof. That's why you are getting problem. But ये थोड़ा बहुत ही है, not a lot of problem रहेगा. Okay, so what we are doing nationalism in India, isn't it? है ना? Yes, Yes, sir. sir. So There is no doubt. nationalism. Yes. Do anybody have any kind of doubt in nationalism in Yes, India? sir. First सर of मुझे all, डोमिनियन स्टेटस उतना अच्छे से समझ नहीं आया. okay, you didn't understand सर dominion status. Okay. Is sir speaking anything? Yes, I am speaking. You sure? If you have any problem, let me know. किसने लिखा Sir, था ये rupee मैसेज? sterling foreign exchange ratio. Okay, rupee sterling ratio. Okay. So two doubts सर came मेरा into. भी एक क्वेश्चन है। हाँ, पहले आपने अपने माइक अपने कैमरे ऑन किए सभी ने? ये बताओ, हर बार कहना पड़ता है. ओके, हमने वैभव दे दे, उदय, प्रतीक. सर, how participants saw the movement वाला टॉपिक समझ नहीं है. ओके आर्यन, I'll let you know. ओके, चलिए. तो अभी हम लोग आते हैं यस प्रेजेंटेशन पे. डीपीपी सभी ने सॉल्व किया, फर्स्ट एंड सेकंड डीपीपी? Yes, sir. किसी को Yes, डीपीपी में sir. डाउट है? नो सर। सर डीबीपी में HSRA के बारे में पूछा. HSRI HSRA होगा आई थिंक आदित्य. यस सर, वही HSRA. हाँ, तो वो आपको HSRA भी देखना होगा ना. HSRA के बारे में आपको बताया था कि नहीं मैंने अभी? यस सर, बॉक्स में है। हाँ, हिंदुस्तान बोला था सोशलिस्ट कि बाद रिपब्लिकन में आर्मी. बताएंगे. हाँ सर, आपने बताया नहीं था। ओके ओके ओके. तो आपने HSRA आप 1928 में बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. ओके, और उसको जो है भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, जतिन सिंह के जतिन दास सॉरी अजय घोष एंड भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर क्या क्या रिफॉर्म किया था. ओके, और फिर आपको मालूम है कि आपने शायद मूवी अगर देखी हो भगत सिंह वाली, तो उसमें आपने देखा होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है कि बॉम्ब भी फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में, याद है? यस सर. ये सर बहुत लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था और उसके बाद हाँ, बहुत लो पर्चे मार दिए इंटेंसिटी थे. का उनकी. हाँ, वो ये इसलिए करा था उन्होंने कि ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके कि एक्चुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ठीक है, दैट्स व्हाई दे डिड दैट. फिर उसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद आपने सुना है? व्हाट डू यू नो यस अबाउट यस सर। सर. यस सर. इनकलाब जिंदाबाद के बारे में भी डीपीपी में रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको मिली होंगी आपकी डीपीपी में. तो और कोई डाउट है किसी का? Sir, dominion status. Yes, someone has asked dominion status और किसी बच्चे ने पूछा है रूपी स्टर्लिंग रेशियो. रूपी स्टर्लिंग रेशियो किसने पूछा है? Yes sir, मैंने. नाम बताइए अपना. उदय. उदय शर्मा. तो उदय, रूपी स्टर्लिंग रेशियो मैंने आपको बताया था. रूपी स्टर्लिंग रेशियो करेंसी है. तो इसमें मैंने ये बताया था आपको कि कोई भी एक कंट्री है ए. ओके, तो इसका मेजर इनकम क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज. कई जगह पे ये कंसेप्ट आएगा, ये याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज. तो और ये कोई कंट्री भी है. ओके, यहाँ के इंडस्ट्रीज काम करती हैं. ओके, और यहाँ की इंडस्ट्रीज यहाँ के मार्केट को कंप्लीट करना चाहती हैं. यहाँ के भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं. तो अब इंडस्ट्रीज क्या चाहते हैं? यहाँ के भी इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि वो एक्सपैंड करें, यहाँ के भी इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि वो एक्सपैंड करें. बट ये थोड़ा पावरफुल होने की वजह से ये क्या करते हैं, इसको कॉलोनी बना देते हैं और यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं अपने इंडस्ट्रीज को. और ये जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है ये एक्सपैंड नहीं कर पाते, ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते. ओके, तो अब क्या होता है कि अब इसमें ये एक्सपैंड होती हैं यहाँ से यहाँ. तो अब इस केस में ये अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे, ये इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बना रही है वो यहाँ पे बेचना चाहेगी. तो रूपी स्टर्लिंग का रेशियो, मैं स्टर्लिंग का एग्जांपल ना लेकर डॉलर का ले रहा हूँ.
जैसे $1 अगर मान लेते हैं 40 रुपए के बराबर है और $1 मान लेते हैं 80 रुपए के बराबर है। ओके, $1 40 रुपए के बराबर और $1 80 रुपए के बराबर। तो अगर कोई पेन, ठीक है, हमें इंपोर्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रुपीज स्टर्लिंग रेशियो कुछ ऐसा हो जिससे कि इंपोर्ट क्या हो, तो रिड्यूस हो। इंपोर्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे इंपोर्ट रिड्यूस कैसे होगा? अगर कोई पेन, अगर $1 में आपका एक पेन आता है, $1 में आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. ये मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में। नो Sir. सर नहीं बताता। मैंने बताया यार होगा। बताया था, हाँ, आपने कहा था नोट डाउन भी तो करना बताया- अच्छी तरह। हाँ आदित्य, आपको याद है मैंने क्या बताया है? यस सर। चला बताइए, जरा बताइए, आप देखता हूँ मैं। सर आपने बताया था कि जैसे कि एक पेन अगर 40 रुपीज़ का मतलब $1 की कीमत अगर इस कंट्री में 40 रुपीज़ है और अदर कंट्री बी में है 80 रुपीज़, तो सर जो इम्पोर्ट है वो कम होगा अगर 80 रुपीज़ वाली वो कंट्री से अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो। सर दूसरी कंट्री में नहीं, हमारे कंट्री में ही आपने बोला था कि अगर डॉलर का वैल्यू जो है वो 40 हो और एक केस में 80 रुपए हो, तो फिर आपने फिर बताया था कि जहाँ पे 80 रुपए होगा वहां पे इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा। और ऐसा ही रेशियो कुछ चाहते थे हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, ताकि उनका माल बिके। वेरी गुड। तो $1 में एक पेन है ना, और यहाँ पे भी $1 में एक पेन होगा, 1 पेन। ओके, जब 40 रुपए है और जब 80 रुपए है, 40 रुपए और 80 रुपए में किस केस में आप पेन खरीदने की सोचेंगे? जब उसकी कीमत 40 रुपए होगी। और जब उसकी कीमत 80 रुपए, हाँ, जब उसकी कीमत 80 रुपए हो जाएगी तो आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे कि अरे रुको बाद में लेंगे, है ना। तो अब वो कुछ इसी तरीके का रेशियो चाहते थे इन दोनों करेंसी सर पर के दोनों बीच। $1 के इक्वल कैसे हो जाएगा? $1 की इक्वल मतलब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड अलग अलग करती है केस ना। चले अलग अलग केसेस 40 बताए हैं कि अगर 40 हो या फिर अगर 80 हो तो दोनों के केस में क्या डिफरेंसेस होंगे। हाँ, देखो होता है, एक्सचेंज रेट भी आप पढ़ोगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने डॉलर को या अपने करेंसी को दूसरे करेंसी के मुकाबले बढ़ा या घटा सकती है। ओके, जब फिक्स्ड के केस में आएगा। ओके, हालांकि उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। तो तो इस जैसे केस में अब जैसे कि अब अपने अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने अपने करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट कर दी। ओके, डिवैल्यूड कर दी अगेंस्ट डॉलर। तो इससे क्या होगा कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसा सोचते हैं। ठीक है, इससे क्या तो करना सर चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे, अब देखो, अब मैंने तो ये पहला जो टर्म बताया ये तो इंपोर्ट के केस में बताया। अब मान लेते हैं कोई भी चीज ऐसी है जो कि पहले जो है कि 40 रुपए की एक पेन मिल रही है, देखो भूल जाओगे आप लोग, इसीलिए तो नहीं मैं बता रहा था। एक पेन मिल रही है इंडिया में, एक पेन कोई सी भी है, मान लेते हैं वो 40 रुपए की मिल रही है, ठीक है, $1 में। तो और फिर देखा गया जब डॉलर की कीमत 80 हो गई तो वो पेन कितने की मिलेगी, 2 मिलेगी। तो किस केस में एक्सपोर्ट करोगे, किस केस में ये डॉलर वाले खरीदेंगे इसको? जब उनको एक मिल रही है या जब उनको 2 मिल रही है? जब उनको 2 मिल रही है जब उनको सर, 2 मिल रही 40 है। रुपए में 2 मिलेगा ना हाँ, 80 रुपए में 2 मिलेगा ना। एक सर। डॉलर तो देके देखो, यहाँ पे $1 देके उनको एक पेन मिल रहा है और यहाँ पे $1 देके उनको 2 पेन मिल रहा है। तो कौन से केस फेवरेबल होगा बाहरी वालों के लिए? सर $1 40 रुपए। $1 में 2 पेन। $1 में 2 दो पेन, पेन वाला। 80 रुपए। ठीक है, ये वाला फेवरेबल है। ओके, इस वाले भी फेवरेबल नहीं है। तो ये बाहर वालों के लिए है। अब यहाँ अंदर वालों के लिए, ये तो बाहर जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए। अब अंदर से जो बायर्स है उनके लिए क्या है, एक पेन, कोई $1 में एक पेन आता है, ठीक है, वो 80 रुपये, वो 40 रुपए का है। फिर $1 में एक पेन आता है, वो 80 रुपए का है। तो किस केस में खरीदेंगे वो? जब उसकी कीमत कम होगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब जो है मजबूत होगी, तब इस केस में 40 रुपए देकर वो पेन लेना चाहेंगे। बट जब उसकी वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी तो वो पेन लेना नहीं चाहेंगे। तो कंट्रीज क्या करती हैं, जानबूझ के अपने वैल्यू एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, करेंसीज की वैल्यू घटाती बढ़ाती रहती हैं अगेंस्ट डॉलर। सर पर्टिकुलरली इम्पोर्ट वैल्यू सिर्फ बाहर वालों के लिए सेकंड केस कैसा एडवांटेजेस होगा? इंपोर्ट वालों के लिए सेकंड, डॉलर एक में एक पेन मिल रहा है तो 80 रुपए में भी एक ही तो मिलेगा। इंडिया में कोई पेन बनता है 40 रुपए का, ठीक है,
तो अगर डॉलर की कीमत उस समय $1 अगर 40 रुपए का है ना, $1 40 रुपए के बराबर है, तो जो डॉलर वाला इंसान होगा उसको 1 पेन मिल जाएगा। फिर ये देखा गया कि नहीं, अब तो $1 की कीमत 80 रुपए हो गई है, तो वही डॉलर वाला इंसान देखेगा कि अब $1 देके उसको 2 पेन मिल रहे हैं। तो किस केस में वो Okay, ज्यादा sir. जो है एगरनेस होगा, उसको उसके अंदर सर, एगरनेस बात होगी देखिए, वही करने। सर $1 में 2 पेन। $1 सर में 2 पेन। $1 में 2 पेन कैसे हो जाएंगे? 80 रुपए जैसे वैल्यू पड़ेगी तो। सर बात अरे तो एक ही होगी, तो अरे $1 तो में अगर क्योंकि 40 0.5 नहीं, इंडियन करेंसी के हिसाब से देखो ना, 40 रुपीज में 1 पेन मिल रहा है, इंडियन तो 80 करेंसी बढ़ रुपीज में गई। 2 पेन मिलेगा। हाँ, पर डॉलर तो सेम ही होता है। सर जब 40 रुपए का होगा तभी तो हमें 80 रुपए में 2 पेन मिलेंगे ना। जब 80 रुपए होगा डॉलर का वैल्यू तो हमें 2 पेन कैसे मिल जाएंगे 80 रुपए में? तुम्हें समझ में ही नहीं आया मैंने कहा क्या। $1 की कीमत अगर 80 रुपए है और किसी पेन की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू मतलब ओवरऑल MRP 40 रुपीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया 40 रुपीज़ है, तो $1 अगर 80 रुपए के हिसाब से हो गया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, या फिर ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई पे हो गया 80 रुपए, तो अब वो 2 पेन खरीद सकते हैं ना। समझ में आई बात? $1 में अब तो 2 पेन मिल जाएगा, क्योंकि 40 रुपए 40 इंटू 2 हो जाएगा, 2 पेन मिल जाएगा अब 80 रुपए की। अब 80 रुपए में अब क्या है हिसाब, $1 में ही आ रहा है, $1 80 रुपए के बराबर है, इसीलिए 2 पेन मिल रहा है। सर सेकंड तो केस जब एडवांटेजेस एक किसके लिए होगा? ऐसा तो करो सर कि आप लोग ना अब इसमें ज्यादा ये डिटेल में सर मत समझना जाओ। है। आप लोगों में जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको आप लोग सही ढंग से समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सर शायद से देखिए एक आपने बार उल्टा लिख ये दिया। सर डॉलर की वैल्यू एक बार बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो सर होगा। हाँ, ये रेशियो कुछ ऐसा रखना है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। कोई भी देश एक्सपोर्ट करना चाहता है, बेचना चाहता है, खरीदना नहीं चाहता है। ठीक है, खरीदे बेचेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी, हमारी प्रॉस्पेरिटी वेल्थ हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम खरीदेंगे तो हमारी अपनी फॉरेन करेंसी क्या होगी, चली जाएगी। तो हमें बेचना नहीं, हमें बेचना है, खरीदना नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि हम बेचेंगे, क्योंकि 80 रुपए में लोग खरीदना चाहेंगे, 2 पेन मिल जा रहा है उनको। ठीक है, तो हमारा सामान बिकेगा और इंपोर्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अब इंपोर्ट में क्या हो गया, $1 के लिए अब 80 रुपए देना होगा। तो इंपोर्ट कौन खरीदता है, करेगा जो घर में रहेगा वही इंपोर्ट करता है, जो इस कंट्री में रहेगा वही इंपोर्ट करेगा, उसके लिए वही नॉर्मल करेंसी है, कौन सी, रुपए वाली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, अब समझ आया। सर 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 मतलब अपनी रुपये की अपनी वैल्यू $1 की वैल्यू बढ़ाने से सर हमारी सर जो इम्पोर्ट होगा वो कम हो जाएगा। डॉलर की वैल्यू के, अगर डॉलर के कंपेयर में अगर पैसा कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट होने के चांसेस घट जाते हैं। मैं ओके ये सर। कह रहा हूँ। सर सब कोई ऐसे से डॉलर के हिसाब में अपना कम नहीं कर लेगा। हाँ, तो इसीलिए अब डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ओके, कि आप जो है ऐसे अपने करेंसीज को डिवैल्यू नहीं करेंगे, और ऐसे करेंगे तो फिर तो ट्रेड वॉर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से फिर ऐसे करने लगेंगे, तब तो पता लगा ट्रेड हो ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग आगे बढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आएगा, फिर मैं उसको और यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रूपी स्टर्लिंग रेशियो। इसमें क्या करना था, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि इंपोर्ट रिड्यूस हो, बस। इंपोर्ट क्यों रिड्यूस करना चाहते थे, क्योंकि वो इंपोर्ट हो रहा था दूसरे कंट्री से, तो वो अपना सामान यहाँ पे नहीं बेच पा रहे थे। तो अगर इंपोर्ट अगर रिड्यूस हो गया तो अपना सामान अब बेचेंगे, तो इनको एक्सपैंड कर जाएंगे पूरा, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा ऑब्वियसली, एंड दे विल अर्न मनी। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब एक डाउट दूसरा है, डाउट नंबर 2। डाउट क्या है, 2 किसका था, किसी का था डाउट? डोमिनियन स्टेटस क्या होगा? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस 29 अक्टूबर में इरविन ने कहा था मिल जाएगा, है ना। तो डोमिनियन स्टेटस अनाउंस कर दिया था। तो डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटेन है, ओके, ये इंडिया है, यहाँ आप अपना रूल करिए। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यू विल नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यू विल दो वर्क बाय योर ओन, सेल्फ रूल विल बी देयर, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, means Britain will look after that particular colony, though you will be given right to rule yourself. ठीक है, but you will not become a sovereign country. आप sovereign country नहीं बनेंगे। sovereign समझते हो, that internal and external matter will be decided by the
people who are residing over there. Okay, तो sovereign नहीं बनेगी, डोमिनियन स्टेटस जैसे रहेगा सर कि हमने आप चैप्टर 1 में देखा था। चैप्टर 1 में, हाँ आप देख सकते हो। तो ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब जैसे मतलब सर अगर अब कोई मेरा भी भी डाउट, डिसीजन वहां पे लिया जाएगा इंडिया में तो फिर वो जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं बीच में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप किसी को कह दो कि चलो ठीक है, आपको एक सर्टेन यूनिट बना के मैंने खोल के दे दिया है, वो यूनिट आप चलाओ, बट उसके प्रॉफिट लॉस अगर हुए तो आप जो है हम देखेंगे। मतलब जो मेन कंसेप्ट हो, जो मेन आप कह सकते हो कि मेन डिसीजन होगा, वो हमारे हाथ में रहेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं है। हम जब चाहेंगे तो आपको हटा भी सकते हैं, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस कुछ इस तरीके से है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, क्लॉजेज हैं। आपको थोड़ा सा लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश किया, समझ में आया? यस सर सर। एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, रोल ऑफ उर्री सीताराम राजू इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द 1920 Role of Alluri Sitaram Raju in इन Andhra Pradesh. Okay, I taught you na this. Alluri Sitaram Raju was a prominent figure, a folk hero. Okay, was इन गुडन हिल्स। in Gadam Hills, Andhra Pradesh. Okay, so he was considered as he is considered as a folk hero. Earlier, he became the prominent Incarnation leader. of God. Yes, he became a prominent leader of revolt against Britishers. Okay, Alluri Sitaram Raju. Or he used to claim that he has some supernatural powers, some divine powers. Okay, and he's an incarnate. Some people used to say that he is an incarnation of God also. Okay, he used to give correct astrologies, predict correct astrologies. Okay, and he appealed to the masses. He appealed masses to give up. We like Yes, the MCM. he he appealed masses to give up drinking habit. Okay, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि yes, we have to support this non cooperation movement. Okay, हाँ, but नॉन there was वायलेंस। but there was a difference. Okay, in his ideology. Okay, if you compare it with Mahatma Gandhi used to say that through non-violence we will win this battle. But Alluri Sitaram Raju was of the view that we should do violence. We need some aggressiveness in order to throw out these Britishers from our country. Okay, so this was the difference. But finally, he was executed in the year 1924 and became folk hero and all. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सर आई हैव आल्सो डाउट। समझ में आया? पहले रुको, जिसने ये पूछा था उनको ये समझ में आया कि नहीं? किसने पूछा था फोक हीरो क्या? ये प्रतीक त्यागी ने। प्रतीक, आपको समझ में आया? प्रतीक, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा। प्रतीक, यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है इसमें और फर्दर? नो सर। ठीक है, गुड। और किसका डाउट? सर मेरा एक डाउट, हाँ बोलिए। सर जो लिमिटेशन था ना वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस का, सर वहाँ पर जो मुस्लिम वाला क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया सही तरह। मैंने मुस्लिम वाला पढ़ा दिया आप लोगों को? दो सर, लिमिट्स ऑफ नो सर, सिविल आज तो मैं लिमिट शुरू करनी थी। आज तो लिमिट्स शुरू तो करनी करनी थे आज शुरू। अभी तो शुरू करना है। अश्मित मानक आई थिंक बोल रहे हो ना? सर नो अश्मित, हाँ। सर पर अभी मैं पढ़ाऊंगा पर लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ओके सर, वो सर पिछली बार कनेक्शन लॉस्ट हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। और किसी का कोई डाउट है? सर चलिए। हाँ हाँ, यस। सर बाबा रामचंद्र का एक बार ओवरव्यू दे दो उनके रोल का। बाबा रामचंद्र, ओके, सन्यासी इन फीजी है ना? सन्यासी, ठीक है। ही वाज indentured, he worked as an indentured laborer in Fiji. Okay, और he played a prominent role in our, ठीक है, against this तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। talukdars and landlords. Okay, landlords who reduced taxes. who used to take exorbitantly high rents. Okay, who used to make people work as a beggar. Used to take different kind of cess. Okay, so he played a prominent role against the fight. Okay, with whom? Fight with his landlord and talukdars. Okay, अब इसमें देखोगे, yes,
सेसेस क्या होते हैं वो बता दो। सेस मीन्स लोकल टैक्सेस। ओके, जैसे एजुकेशन सेस लगता है, हम अगर कोई सर्विस टैक्स के तौर पे आप देख लो, सर्विस टैक्स तो हालांकि आपका अबॉलिश हो गया है, मोटे मोटे टैक्सेस होते हैं जो कि पॉइंट डेसिमल्स में होते हैं, ठीक है। बट सर सॉल्ट टैक्स भी सर सेस में आएगा? सॉल्ट टैक्स काइंड ऑफ सेस, आई डोंट थिंक सो, बट डिपेंड्स। अब देखो, हो सकता है शायद, ठीक है। आई हैव टू लुक आफ्टर दिस, ये सेस में था या नहीं था, ठीक है। बट यस, देयर वाज अ टैक्स ऑन सॉल्ट ऑल्सो, ठीक है। तो सर बहुत अजीब सी साउंड आ रही है बैकग्राउंड से। व्हिच काइंड ऑफ साउंड यू आर हियरिंग राइट नाउ? सर पता नहीं सर, चिल्लाने की कैसी थी। ओके, आज और किसी को भी आ रही है आवाज? आई थिंक यहाँ पे तो एकदम शांति है। सर आ रही है थोड़ी थोड़ी आपके पीछे से। यस सर आ रही है। अरे कहीं दूर और दराज वॉइस कोई बच्चा, कहीं दूर दराज कोई बच्चा भी रो रहा है तो भी आप लोग कह रहे हो कि सर आवाज आ रही है। अब पता नहीं, मुझे तो कोई आवाज सर आपकी आवाज क्लियर है। सर वो आपकी आवाज़ क्लियर है, वो माइक सेंसिटिव होते तो दूर की आवाज़ भी पकड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, दूर दराज की भी आवाजें इसमें आ जाती हैं। चलो तो बहुत ये तेज सर वो होगी आई तो आ से काम नहीं जाती है। करती। हाँ, कहीं दूर दराज कोई रो रहा है बच्चा शायद, आई थिंक, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ पे थे हम लोग? वो डाउट क्या था, भूल गया। फिर बताना क्या है डाउट? सर मुस्लिम वाला मुस्लिम लिमिटेशन वाला? ऑफ रिलीजियस नहीं नहीं नहीं, मूवमेंट। सॉल्ट टैक्स बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, हाँ। तो बाबा रामचंद्र ने फिर उसमें फिर आप देखो नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। और पंचायत ने डिसाइड किया कि बार बार वॉशरमैन कोई नहीं जाएगा इन तालुकदार लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करने के लिए, लेट्स सी हाउ दे विल वर्क एट देयर होम। फिर उसके बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि हम लोगों का डिमांड क्या था? उन लोगों का ये डिमांड था कि भाई ये जो आप बेगार कराते हो ये बेगार बंद करो, ठीक है। ये एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट ले रहे हो, इसको भी हटाओ, और ये सोशल बॉयकॉट ऑफ दिस लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। Okay, so Baba Ramchandra with now joined hand with Jawaharlal Nehru, okay, in order for making it a mass movement, okay, और ये mass movement बनता है, they become the part of non-cooperation movement, and Baba Ramchandra, Jawaharlal Nehru and few others, okay, established Awadh Kisan Sabha, okay, 300 districts में करीबन। तो इस तरीके से, ठीक है, he played a prominent role against the this talukas and landlords, okay। सर फ्लॉज मतलब क्या होता है? फ्लॉज तो यहाँ पर लिखा होगा पीपल वर फ्लॉज। people were laws, फ्लॉज सॉरी laws का स्पेलिंग क्या है? सर वो फ्लॉग्ड बोल रहा है। flogged, FLOGGED। यस सर। The villages were bombarded and people were flogged, वो वाला हाँ, हो। तुम्हारे कोड़े मारे गए थे। डिक्शनरी भी देख सकते हो आप लोग, चलो कोई बात सर नहीं। हाँ सर आपने बताया सर कि जो अवध में सर लोगों ने बाद में सर अटैक कर दिया, सर वायलेंस कर दी थी, तो सर वो वायलेंस बाबा रामचंद्र जी ने करवाई थी? कहाँ ओके कहाँ कहाँ ओके कह रहे हो, कहाँ मैंने पूछा है? सर अवध अवध वाला में। पूछ रहा है वो। अवध में वो नहीं हुआ था कि गांधी जी के नाम पे गांधी जी के वर्कर्स नाम ने पे ऐसा कहीं लिखा वायलेंस है कर दी कि थी। वेट बाबा रामचंद्रन ने कराया, ऐसा कहीं लिखा है? तो वायलेंस तो नहीं लिखा, पर No, sir. ये लिखा है कि नहीं लिखा है तो ऐसा है कि वेट, जब नहीं लिखा है तो उसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे कि वायलेंस करप्टेड, ठीक है, इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, दैट गांधी राज विल कम, लैंड विल बी नाउ रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल, ठीक है। कहीं भी ये शब्द ने स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है कि बाबा रामचंद्र इन्वोक्ड और प्रोवोक्ड वायलेंस, है ना। तो अब ये ऐसा नहीं है कि उनका हाथ ना हो, अगर नहीं लिखा है तो नहीं बोलोगे। यस सर। हाँ, साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। बाई लॉ बनाया गया था, पार्लियामेंट से पास करके बाई लॉ। स्टैट्यूटरी अगर कहीं पे आता है तो मींस इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट बाई लॉ, ठीक है। साइमन कमीशन दोनों सेम ही है ना? हाँ बाई लॉ कह लो, स्टैट्यूटरी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई टू राइट दिस स्टैट्यूटरी कमीशन। ये एनटीएससी में कुछ पूछा हुआ कुछ नहीं है। परमानेंट कमीशन था, स्टैट्यूटरी कमीशन था, पार्लियामेंट कमीशन, मतलब एक्सवाइजेड। तो स्टैट्यूटरी कमीशन हमेशा दिमाग में। और डाउट पूछ लो फटाफट। सर आगे चलते हैं, क्लियर होगा सर। सर इंडस्ट्रियल वर्कर वाला बता दो। इंडस्ट्रियल वर्कर अगर आप देखो तो वो वर्कर जो है कि दे आर वेरी रिलक्टेंट टू ज्वाइन कांग्रेस। व्हाई दे आर रिलक्टेंट? बिकॉज दे सॉ दैट कांग्रेस पीपल आर समवेयर inclined
टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसा सोच रहा है कि ये वर्कर्स के साइड हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सॉ दैट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, ओके, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन कांग्रेस। तो वर्कर्स भी जो है थोड़े अपने आप को दूर रखते हैं। वर्कर्स के हैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, पर्सपेक्टिव देखोगे, तो दे आल्सो केप्ट देमसेल्फ अलूफ, ओके, बट दे वर कनेक्टेड, ठीक है, दे वर कनेक्टेड विद महात्मा गांधी, ठीक है, व्हाटएवर दे डिड फॉर महात्मा गांधी मींस इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अब वो छोटा नागपुर टीन माइन वर्कर्स हों, डॉक वर्कर्स हों, रेलवे वर्कर्स हों, है ना, तो इन लोगों ने गांधीयन कैप पहन के जो है कि क्या किए थे, स्ट्राइक्स वगैरह किए थे। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। और सर नागपुर में वर्किंग इंडस्ट्रियल उन्होंने क्यों किया सर? इंडस्ट्रियल क्लास ने सर क्यों किया सर? इंडस्ट्रियल क्लास ने क्यों किया? सपोर्ट क्यों? सर नागपुर में एक्सेप्ट है या फिर नागपुर में कहा जा रहा है? सर नागपुर में किया गया था। ये सर नागपुर रीजन में किया गया था। हाँ, नागपुर में किया गया था। करने का सर ऐसा कारण क्योंकि क्या? सर बाकी में नहीं किया और इसमें क्यों किया? देखो, वर्कर्स के जो वर्किंग कंडीशंस है वो वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हर वर्कर्स की हर जगह एक ही जैसी स्थिति है। हालांकि होता यही है कि अगर इफ यू आर वर्किंग समवेयर देन देयर इज टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल हैव टू फेस। पहला प्रॉब्लम कि वर्किंग आवर्स से रिलेटेड होगा। ओके, मींस इंडस्ट्रियलिस्ट विल ट्राई और एम्प्लॉयर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द वर्किंग आवर, ओके, एंड रिड्यूस वेजेस। ओके, यही सारे ऑब्जेक्टिव है। मेन देखो कंसेप्ट यही प्रॉब्लम अगर जब आती है वर्किंग आवर्स बढ़ाना और कब वेजेस को कम करना, ओके, तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यही सारा नागपुर वाला केस हम लोग देखेंगे, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। सर चोरी चोरा मूवमेंट बता दो। चौरी चौरा 1922 में हुआ था, ओके, और पुलिस थाने को जला दिया गया था, है ना आदित्य? कितने लोग मरे थे आदित्य वर्मा? याद है आपको? आपको पढ़ाया हुआ है सौम्या आहूजा? सर 8th में पढ़ाया था। सर 20 अराउंड 20, ओके। और किसी का कोई और डेटा है? हाउ मेनी पीपल वर डाइड? सर आई गेस 22 सर 22 थे। सर 22 सर 1922 में हुआ और 22 और 22 चौरी चौरा इंसिडेंस कब हुआ था? 4 फरवरी को या 5 फरवरी को? पहले ये बताओ। सर 4 कब? 4 को हुआ था। 4 फिर फरवरी उसके को बाद हुआ है 5 को सर गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। यस, 4 को हुआ था ना? कंफर्म होना सभी? यस सर। बोथ ऑफ दैट। चौरी सर चौरा मैं ऐसे याद कर सकता कि 1922 में हुआ था और 22 लोग थे मरे। वेरी गुड, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से नॉन कॉपरेशन जो है खिलाफत मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। क्यों? क्योंकि वायलेंस erupted, he saw that violence is increasing among masses and now the masses need to be taught that they have to follow the path of non-violence, not violence. Also, sir, Congress leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections. हाँ, इसीलिए कांग्रेस के विदिन एक और पार्टी बनी, स्वराज पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई 1923। हाँ सर। But sir, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for a more radical type of resistance. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आई थिंक आप सभी लोग अब सब समझ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। आई थिंक यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स। शुड आई अब कंटिन्यू विद द टॉपिक नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अब हम लोग आते हैं यस, तो टॉपिक है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। यस सर। तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो हो सकता है कि और ज़्यादा मास मूवमेंट रहा होता और इसका इम्पैक्ट कुछ और हुआ होता, बट लिमिट्स था। पहला लिमिट्स अगर आप देखो तो आपका पहले लिमिट्स में आ जाएंगे आपके दलित्स। पहले लिमिट में आ गए पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स, दूसरे लिमिट में आ गए पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित को हम लोग पहले फोकस करेंगे। अगर आप देखो तो देयर इज अ रिलीजन विद इन रिलीजन इन हिंदू रिलीजन। इन हिंदू रिलीजन देयर इज अ रिलीजन विद इन रिलीजन।
ओके, अब उसमें क्या, ये इसका क्या कहने का मतलब है, देयर इज अ बाइफर्केशन इन हिंदू रिलीजन। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आई थिंक यू ऑल नो दिस वर्ना यस सिस्टम। सर। शूद्र आर कंसिडर्ड एज दलित। ओके, शूद्र, और इसमें दलित आप देखो तो एक और भी है इसमें, दलित को सेपरेटली भी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ओके, शूद्र तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर में काम भी कर लेते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ। ओके, तो इनसे भी जो नीचे होते हैं इनके भी, उनको दलित कहा जाता है। तो अब दलित की स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है, दलित की स्थिति उसमें बहुत खराब थी। सोशली दे वर बॉयकॉटेड। आप लोगों ने अभी शुरू से पढ़ रखा है कि उनको वेल में पानी जो है, लाइन। हाँ, कॉमन बी आर वेल से अम्बेडकर पानी नहीं की निकाल स्टोरी भी सकते पढ़ी थे। थी हमने Yes. सर वो भी केस थी। में। वेट, मुझे अब कंप्लीट करने दो फिर बोलना आप लोग। उन लोगों को वेल से, कॉमन वेल से पानी नहीं ले सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते। ओके, और फिर मतलब वो सोसाइटी से पूरी तरीके से एक्सक्लूडेड थे। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। ओके, तो Yes, सोशली sir. पूरी तरीके से क्या थे, वो सोसाइटी से एक्सक्लूडेड थे। इफ यू विल विजिट एनी विलेज, यू विल फाइंड दैट दलित्स आर लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स, ठीक है, उनको आउटस्कर्ट्स में देखोगे कि वो रहते हैं, मेन गांव में नहीं रहेंगे। ओके, वो कहाँ रहेंगे, आउटस्कर्ट्स में रहेंगे। तो दलित्स का केस कुछ ऐसा था। तो महात्मा गांधी सॉ दैट इट इज अ सिन एक्टिविटी, ठीक है, और ये इविल वर्क कौन कर रहा है, सनातनीज। सनातनीज पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आपको मालूम है हिंदू कोई धर्म नहीं है, डू यू नो दिस? ये तो Yes, sir. ये सिंधु से हिंदू हो गए, ठीक है, एक्चुअली दे आर सनातनी, सनातन धर्म है। तो सनातनी इज हाई कास्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, यही लिखा है ना। सनातनी का मतलब एक बार फिर से बता दो। सर हाँ सर, सनातनी, फिर बता दो। सनातनी लिखो। कंजर्वेटिव, लिखा होगा आपके बुक में। हाँ सर, मिल गया। हाई कास्ट हिंदू। ठीक है, ये सनातनी, हाँ, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं जो सनातनीज हैं। तो ये सनातनीज का ही एक्टिविटी था। दे कंसिडर्ड दलित्स, ठीक है, दैट दे शुड नॉट बी टच्ड। दे कॉल्ड देम अनटचेबल्स, ठीक है। सनातनीज कॉल्ड दलित्स, दलित्स को क्या बुलाया है, अनटचेबल, उनको छूना सर नहीं है। सनातनी ब्राह्मण के एक रेस है। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही सब अनटचेबल्स, ठीक है। अनटचेबल वाला भी प्रैक्टिस का सेम एक्टिविटी चल रहा था। तो आप जानते हो ना, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यस सर। Yes, आर्टिकल sir. कौन सा है, आर्टिकल कौन राइट सा टू है, इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15 15. 15 सर 15। आर्टिकल 15। कौन बच्चा बताएगा? आर्टिकल 15 है, मूवी भी थी। 17 वेरी गुड, 16। इट्स आर्टिकल 17, ठीक है, इट्स आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी को सेपरेटली प्रोहिबिटेड किया गया। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इफ यू विल प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी अगेंस्ट एनीवन, okay, और particularly if it's against Dalits। आर्टिकल 15 तो कुछ और है। There shall not be वैसे वो discrimination against, डिस्क्रिमिनेशन के लिए है। हाँ, there shall not be discrimination on the Right grounds of to caste, equality। creed, है ना, sex, religion, place of birth, okay, तो ये सारी चीजें हैं उसमें। 348 आर्टिकल्स कैसे याद रहते हैं? बहुत सारे आर्टिकल्स से कंफ्यूज हो जाते हैं। Actually there are 395, who told you 348? Okay, तो 395 है, अब तो और भी बढ़ गए हैं आर्टिकल्स। धीरे धीरे जो प्रोमिनेंट वन है उसको याद करिए। अब आते हैं हम लोग अपने दलित वाले पॉइंट पे। सो दे कॉल्ड दलित्स एज हरिजन, ये भी पूछा जाता है। हु कॉल्ड? महात्मा गांधी। किसने बुलाया? महात्मा महात्मा जी। गांधी ने बुलाया, ठीक है। ही कॉल्ड दलित्स एज हरिजन। हरिजन का क्या मतलब है? बिलव्ड ऑफ, चाइल्ड ऑफ गॉड, क्या है? गॉड। गॉड। सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड, सॉरी सर, चिल्ड्रन पीपल ऑफ ऑफ गॉड। गॉड। सर एग्जैक्ट बुक में चिल्ड्रन लिखा है, People चिल्ड्रन of- ऑफ गॉड। ऐसे लिखो, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और कहा कि आपको जो है स्वराज अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा अगर आपने जो है कि इनको अपने सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया तो। ओके, यू विल नॉट गेट दिस स्वराज और इंडिपेंडेंस। ओके, अगर अब देखो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, ब्रिटिशर्स का मेन क्या था फंडा, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो और रूल करो, और दे सॉ दैट ओके देयर इज अ चांस ऑफ डिवीजन। ओके, और उनको कहा कि वी आर रेडी टू गिव दलित्स, ओके, अ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या देंगे? सेपरेट
इलेक्टोरेट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, किसको, मुस्लिम्स को, और दलित के भी केस में कह रहे हैं कि हम दे देंगे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने बताया था 3 हुआ था, 1 2 3 बताया था। ये तीनों राउंड टेबल सर कॉन्फ्रेंस आपकी में, आवाज ब्रेक हो रही है। राउंड टेबल नहीं सर क्लियर है। राउंड सर आपकी टेबल आवाज क्लियर है। सुनिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूसरे में गए थे महात्मा गांधी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, तो तीनों में कौन कौन था, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि तीनों में सर बी आर अम्बेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को यही चाहिए था कि उनकी सुनवाई हो, और उनकी सुनवाई हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई सबको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब उनको क्या चाहिए, दलित को, दलित का डिमांड था भाई हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल जाए। आपको मालूम है ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, यही सारे होंगे बात, ठीक है। एजुकेशनल जो है, एजुकेशन का जो है कि एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल अपलिफ्टमेंट हो, यही सारा उनका मेन डिमांड होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं कॉज थे उनके। उन्होंने कहा कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो हमारे लोग जब चुन के जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, तो वो हमारे दुखों को क्या करेंगे, दूर करेंगे, हमारी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे। सो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच दे वर सीकिंग फॉर। तो महात्मा गांधी वाज वेरी कंसर्न्ड। इवन महात्मा गांधी's वर्क, द वर्क मींस हैज डन द वर्क ऑफ भंगीज, ओके, मतलब भंगी जो काम करते हैं वो वर्क भी उन्होंने किया, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दलित्स इन दी हिंदू सोसाइटी, ठीक है। बट अल्टीमेटली, ठीक है, आप देखोगे कि देयर वाज सम कंसर्न, बी आर अम्बेडकर वाज नॉट ऑफ द व्यू दैट ही शुड बी देयर विद द हिंदू रिलीजन, ओके। और फिर देखा ये गया कि जब बी आर अम्बेडकर जी के बीच, बी आर अम्बेडकर को अंग्रेजों ने कहा दैट यस कम्युनल अवार्ड को कहा कि दैट ओके वी आर रेडी टू गिव यू कम्युनल अवार्ड एज वेल एज व्हाटएवर योर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी विल गिव दैट। तो जो है कि प्रॉब्लम और एक्यूट होती गई। दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई थी, ठीक है। उस सोसाइटी का क्या नाम था, एसोसिएशन बनाई थी। आज वो शेड्यूल्ड क्लास कास्ट एससी के नाम से जाना जाता है, एसोसिएशन, ओके, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1930, ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1930। और ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ है पिछले साल, देख लो। हाँ, देखा है आपने, पेपर देखा है? यस सर, मैंने देखा है। नो सर, देखोगे तो इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो, ये इन्होंने क्या किया कि ये सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय देखा ये गया कि हिंदू महासभा है और उसमें अपर कास्ट हिंदूज हैं, तो दलित को लगा कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, हमारा अगर सेपरेट हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो अब ये हुआ कि जब बात आई, जब ये सुनने में आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट हो गया है, तो गांधी जी को सबसे पहले चिंता होती है, ओके, तो भाई अब क्या होगा, उनको पैसे मिलेगा, ये कैसे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, जो कि अब बी आर अम्बेडकर को मिलना है। तो गांधी जी सेड दैट आई विल गो टू फास्ट अंटिल डेथ, ठीक है, जब तक मेरी मौत नहीं होगी तब तक मैं फास्ट पे रहूंगा, ओके। और फिर जब इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दिया, तो बी आर अम्बेडकर फिर आते हैं, ठीक है, और फिर महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। इनके बीच में एक पैक्ट होता है, उसका नाम है पूना पैक्ट। इट हैपेंड इन द ईयर 1932 सर, ठीक है, सितंबर 1932 पूना पैक्ट ये उनका बीच में हुआ। समझ में आया? तो मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट कर लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए? हाँ, वो तो उसी के लिए थे ही, ब्रिटिशर्स उनको चाहिए था कि दे आर very ill treated in Hindu society, okay, they need some special provisions for their own upliftment. B.R. Ambedkar was very intellectual person, so Britishers were also of view that yes, you should get this, means you should also have the separate electorate, okay, because one of the main reason why Britishers were ready to do this was not due to the case of this Dalit, okay, the main reason is separation. They want to divide and rule.
सर तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले? नहीं, गांधी जी चाहते थे कि देयर शुड बी एन इंटीग्रिटी, ओके, इंक्लूसिवनेस विद ऑफ ऑल पीपल। अब इस तरीके से देखो तो एक एक करके जब सब छोड़ के चले ही जाएंगे तो आप लड़ोगे कैसे? योर फोर्स विल बिकम वीक, योर मूवमेंट विल बिकम वीक, दिस ब्रिटिशर्स विल नेवर गो आउट, विल नेवर लीव इंडिया। Okay, so Gandhi ji saw that it is we will have to stop this. ठीक है, so that's why तो गांधी जी डिसाइडेड नहीं वी विल इंक्लूड। और फिर जब ये पुणे पैक्ट हुआ तो उनको क्या कहा गया, बी.आर. अम्बेडकर के कंसर्न को भी रिजॉल्व किया गया। ओके, क्या किया गया कि डिप्रेस्ड क्लास को उन्होंने शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल्ड कास्ट। अब इन शेड्यूल्ड कास्ट को क्या मिलेगा? रिजर्वेशन। आप पूछो ना रिजर्वेशन कहाँ से आया? ये आया रिजर्वेशन आया। ओके, तो इस रिजर्वेशन में तो अब क्या हुआ कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होंगे? सीट रिजर्व रहेंगे। क्या रहेंगे? रिजर्व रहेंगे। समझ आया? फिर उसके बाद और क्या होगा? सर सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट ही था, शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह सब बाद में आया था। हाँ, वो बात है। ठीक है, समझ में आया? तो और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को सीट रिजर्व होंगे, और ऐसा नहीं होगा सेपरेटली वोट करने के लिए जाएंगे। जनरल इलेक्शन होगा, ओके, और उस जनरल इलेक्शन में कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही क्या कर पाएंगे? लड़ पाएंगे। अब जैसे आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ा, ओके, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने एससी और एसटी दोनों पढ़ा, तो 84 एंड 47 आई थिंक याद होगा सभी को, सितंबर 2000। यस सर, दोनों का मिला के 37। हाँ, तो ये वही है। तो इसी के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, और हालांकि जो उनके प्रॉब्लम थे दलित के वो उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाए, बस बट यस रिजर्वेशन उनको मिला है। सो दिस इज द फेस ऑफ दलित्स, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट द दलित्स did not participated in civil disobedience movement enthusiastically. If they had there in this civil disobedience movement, I think the picture would have been the picture would have been different. Okay, the result would have been different. समझ में आई बात? Yes sir. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका? सेपरेट लिमिट्स में अगर हम देखें, लिमिट्स बोर्ड एग्जाम्स में सर डेट भी पूछ लेते हैं। हाँ, लिमिट्स ऑफ सीडीएम दलित्स मैंने बता दिया। अब आगे मुस्लिम्स के, तो मुस्लिम्स का केस देखो। तो मुस्लिम के केस में अगर आप देखो तो मुस्लिम्स वर नाउ ऑन इन दिस पीरियड, ठीक है, द पीरियड इज ऑफ फ्रॉम 1925 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो मुस्लिम्स का जो है कि सेपरेशन धीरे धीरे कांग्रेस से बढ़ता चला गया। एक और मुस्लिम्स के लिए पर्टिकुलरली बना था मुस्लिम लीग। क्या बना था? मुस्लिम लीग, ओके, मुस्लिम के लिए पर्टिकुलरली बना था। तो कांग्रेस एक तरफ, मुस्लिम लीग एक तरफ, ठीक। तो अब मुस्लिम लीग, अब आपने ये पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, the Khilafat issue was included in non-cooperation movement in order to make it wide-ranging, mass, in order to make it more broad-based, ठीक है, more mass education, ठीक है, तो put more pressure on Britishers। तो इस तरीके से इसमें हिंदू इंक्लूडेड थे, सॉरी हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ इंक्लूडेड थे, ठीक है। बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द पार्टिसिपेशन ऑफ Muslims were very less, or you can say that it was they gave a very lukewarm response in participation, तो वो participate नहीं करते हैं। तो one of the difference when you will write between non-cooperation movement and civil disobedience movement, then you will write that the participation of Muslims were very good, were good in number in non-cooperation movement, whereas it was very less in, or you can say it was a limit of
civil disobedience movement that Muslims did not participated in this movement. समझ में आई बात? ये डिफरेंस मैंने बताया CDM और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब मुस्लिम लीग और अगर हमें डिफरेंस का क्वेश्चन आता है CDM और NCM में, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वो तो क्या ना, इसमें ये भी लिख सकते हैं। सर CDM तो 2 बार ऑर्गेनाइज हुआ था ना, पहले वाले में तो सर, तो पहले वाले का लिखना है फिर दूसरे वाले का। अरे सब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, मैं पहले दूसरे की तो बात ही नहीं की है, ठीक है, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। सर पर ऐसा हुआ क्यों था? मुस्लिम्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? अब देखो कारण क्या है कि 1920s के बाद से, पर्टिकुलरली 1925 के बाद से कांग्रेस वर मोर alienated towards किसी ईयर के बाद है हिंदू महासभा। किसमें? हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा है तो इसकी तरफ इनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, इनका इंक्लिनेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इंक्लिनेशन जब हिंदू महासभा की तरफ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मुस्लिम विल फील सेपरेट, ठीक है, कहीं भाई हिंदूज की तरफ रिलीजन को ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमारे रिलीजन को कम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस थिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हिंदू महासभा मीन्स एक सभा, असेंबली ऑफ हिंदूज, वेयर हिंदूज विल बी हिंदूज आइडियोलॉजी विल बी प्रिवेल। हिंदू की पार्टी, पंचायत काइंड ऑफ थिंग ऑफ हिंदू। पार्टी नहीं थी, आप ये कह सकते हो कि सर जैसे ग्राम सभा होती है वैसे हिंदुओं की भी ये सभा थी। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुइज्म को क्या करे, प्रमोट करे। सर ये कांग्रेस का जो एलियनेशन था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बढ़ा था। नॉन कॉपरेशन के बाद मोर एलिनेटेड, ठीक है, झुकाव, ठीक है, तो मतलब नॉन कॉपरेशन से पहले उतना झुकाव नहीं था। देयर इज अ एलिनेटेड का मतलब अलग होता है, जैसे वो एलियनेटेड हो गए, इंक्लाइंड। हाँ, इंक्लाइंड लिखना था, मैंने एलिनेटेड लिख दिया, मोर इंक्लाइंड, ठीक है, तो मोर इंक्लाइंड और एलिनेटेड यहाँ होगा कॉज ऑफ एलिनेटेड, ठीक है। इस मुस्लिम्स वर फीलिंग एलिनेटेड, अलग, कि भाई हम तो, हमारा तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं हिंदूज की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। तो और उसके बाद ये भी बात देखी गई, उस दौरान ये भी बात देखी गई कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो है कि तनाव बढ़ता गया, स्ट्रेंड, ठीक है, टेंशन स्ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और उसमें राइट्स वगैरह भी देखने को मिले, ठीक है, इस दौरान राइट्स वगैरह भी देखने को मिले, लोग अपने छोटे छोटे मिलिटेंट्स बनाते थे, ठीक है, और आपस में क्या कर लेते थे, लड़ लेते थे। तो इससे जो है डिफरेंसेस हिंदू और मुस्लिम्स में बढ़ रहे थे। डिफरेंसेस क्या हो रहे थे? हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहे थे। तो मुस्लिम्स, अब आप देखो कि अगर भारत का अगर नक्शा देखो तो भारत के नक्शे में, मैं नक्शा बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ओके। समवेयर कुछ ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही होगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, हालांकि पहले तो ऐसे ये भी था, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे। तो यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे रहते थे, ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, ये वाला तो रीज़न है। तो यहाँ पे भी रहते थे, यहाँ पे भी रहते थे, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये, और ये तो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न है, ठीक। तो आपको मालूम है ये क्या है? आंध्र प्रदेश, निज़ाम और हैदराबाद और ये सब। तो सर हाँ, वो उत्तर प्रदेश है और ये वाला लाहौर वाला सेक्शन है, लाहौर और इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ओके, that we will participate in civil disobedience movement and we will become the part of nationalist movement, but one thing which we need over here is assurance, okay। उनके बीच में the cause of concern between the Congress and Muslim League was that how the future assemblies people will be elected,
Okay, write it down. The cause of concern was in future assemblies how the people will be elected, means from which religion or what will be the criteria of election. So ये was the cause of concern between Muslim League and Congress. तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जब ये कॉज ऑफ कंसर्न था तो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि मोहम्मद इकबाल दिया हुआ बुक में, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये लीडर थे मुस्लिम लीग के, ही वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। इन्होंने कहा कि दैट वी विल गिव अप दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है इनको वो गिव अप कर देंगे, इनको मिल चुका है 1909 में ही मिल चुका है। हाँ, ठीक है, तो ये वी विल गिव अप दिस मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग गिव अप कर देंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, वी विल बिकम द फोर्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ओके। और फिर उसके बाद इन्होंने इनका एक और डिमांड था कि वी नीड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, we need proportional representation। देख लिया? लिख लिया सभी ने? क्या बोला था उन्होंने? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सर एक बार वो भी बता दीजिए दोबारा, कॉज ऑफ कंसर्न बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, तो कि फ्यूचर असेंबली में इलेक्शन कैसे होगा? फ्यूचर असेंबली, दैट मींस क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज देयर, दैट इन फ्यूचर असेंबली who will be elected, what will be the criteria of election, we will do that, रीडिंग करेंगे अभी हम लोग। मतलब सर आप गांधी जी फास्ट पे क्यों नहीं जाते हैं? गांधी जी अब फास्ट पे क्यों नहीं जाते यहाँ पे? यस सर, यहाँ पे तो उनको देखो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी चुका है, प्लस उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ लो, फिर गांधी जी का ये वाले क्वेश्चन पे भी मैं आऊँगा। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पहले प्रोपोर्शन समझो, मतलब 100 लोग हैं, ओके, किसी भी एक रीजन में, ठीक है, तो 100 लोग हैं तो मान लेते हैं 7 मुस्लिम्स हैं और 70 मुस्लिम्स हैं और 30 हिंदू हैं, ओके। तो इन्होंने कहा मुस्लिम लीग ने कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर 70 हिंदू हैं तो 7, 70 मुस्लिम्स हैं तो 7 और 30 हैं तो 3, 7:3। तो जो भी असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 7:3 के रेशियो में होना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोपोर्शनली जो एज पर द पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में जो है क्या होना चाहिए, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यहाँ पे बात रखी थी। तो और इन लोगों का कहना था कांग्रेस का कि नहीं, जनरली आप खड़े होइए, आप जीत जाते हैं तो आप बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में, ठीक है, जिसमें एम.आर. जयकर, मुकुंद रामाराव जयकर ने खड़े होकर, हिंदू महासभा के थे, खड़े होकर एकदम क्लियरली इसको डिनाई कर दिया कि नो, वी विल नॉट गिव दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ पे हो गया तो ऑब्वियसली यू आर डोमिनेटिंग ओवर हियर, तो ऑलवेज यू विल मेक, मींस ऑलवेज यू विल बी देयर इन दिस रीजन, always you will be there in this region, means you will be elected as a representative in this region and this region. No one else will get a chance to become an elected person over here. तो उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन होगा, उस जनरल इलेक्शन में जो जीत जाता है वो जीत जाता है, जो नहीं जीतता वो नहीं जीतता। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था, ठीक है, कांग्रेस के लोगों में और जो है हिंदूज के लोगों में। अब मुस्लिम्स का क्या कंसर्न था कि भाई मुस्लिम्स का ये कहना था दैट इट इज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर आर हिंदूज, ओके। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हिंदू, so means there will be a concept of one person, one vote, one value. So in this sense, majorities are Hindus, then the government will always be of Hindus. So in that case, our religion will be subjugated, our culture, our tradition, है ना, सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा। मीन्स जो कॉज ऑफ फियर होता है माइनॉरिटी का अगेंस्ट मेजॉरिटी, वही क्या हुआ, इनके मुस्लिम्स के बीच में आ गया, पनप गया। तो इससे यही हुआ कि फर्दर आप देखोगे कि टू नेशन थ्योरी आती है, जिसमें कि ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है। दिस बिकम्स दी वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दिस बिकम्स दी ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और 1971 में ये बांग्लादेश बन जाता है। तो यही है, ठीक है, मुस्लिम्स के कॉज ऑफ कंसर्न। देखो डर तो दोनों तरफ से है, एक कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पे मुस्लिम की तरफ से। कांग्रेस मतलब हिंदू की तरफ से और मुस्लिम की तरफ से। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था और कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ होना चाहिए था। डर कहाँ नहीं था। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में आपने देखा कि ब्लैक्स के केस और वाइट्स के केस में भी दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है, दे वर नॉट रेडी टू बी लिव टुगेदर, बट दे डिड, ठीक है, दे हैड अ बिग फेथ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा, कब कहाँ पढ़ा था? 9th में पढ़ा था आई थिंक, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा, बिल्कुल, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न तो था दोनों साइड से, बट ये कॉज ऑफ कंसर्न को सुलझाया भी जा सकता था, बट ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द केस ऑफ सीडीएम, ठीक है, दीज आर द लिमिट्स ऑफ सीडीएम। समझ में आया सर? और एक जैसे बॉक्स में भी दे रखा है मोहम्मद इकबाल दे रखा है, प्रेसिडेंट थे। हाँ सर, बाद में वो हम लोग करेंगे, अभी बाद में बॉक्स वाला कुछ सेक्शन। पहले भी ये बताओ जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया नहीं? ये सर वो तो पूरा समझ आ गया। ओके, और कोई बच्चा बताओ। सर जो सेपरेट इलेक्टोरेट से मुस्लिम के लोग पहले से ही थे? हाँ मुस्लिम को पहले, हाँ पहले मिल गया था, मॉरलेम इनको रिफॉर्म, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 उसी से मिल गया था। अब यहाँ पे रीडिंग वाला पोर्शन करा दूं या अभी रहने दूं? अब आप लोग रीडिंग वाला पोर्शन खुद से करेंगे और नोट्स बना लेंगे, ठीक है। ओके सर। हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ओके। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? यस सर। हाँ सर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ा था सर कि गांधी जी और शौकत अली ने टूर किया था कि कैसा मूवमेंट चल रहा है। तो सर तब मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया गांधी जी के साथ, क्यों नहीं किया तब? तो सर वो तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे सर वो तो लीडर थे सर, तो फिर तब वो गांधी जी के साथ क्यों नहीं गए? कब गए थे, कौन सा टाइम पीरियड है? ये कॉल थी किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी से ज़्यादा बनती नहीं थी उनकी, ओके। और मुस्लिम लीग ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है पहले से, और मुस्लिम लीग में जो है कि इनका इन्फ्लुएंस था। हालांकि पहले तो कांग्रेस में थे, फिर धीरे धीरे मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ते चले गए। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या नेशन थ्योरी का काम है, नेशन थ्योरी का एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक। तो अब आते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और यही ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड, ठीक है, you all have studied in this chapter, in chapter 1 of history, ठीक है, the rise of nationalism in Europe, romanticism. This is what we know over there as romanticism. This romanticism में here what you have to do, yes. सर आदि सिंह चैट बॉक्स में पूछ रहे थे क्या? So that why Muslims were not given reserved constituencies like the British had offered them to Dalit? Why British? They had separate electorate ना, पहले ही से है मुस्लिम्स के separate electorate, और बी आर अम्बेडकर को भी चाहिए थे, ओके। किसने क्वेश्चन पूछा है, पूछिए। तो सर उन्होंने सब माइनॉरिटी को इलेक्टोरेट दे दिए थे। हाँ माइनॉरिटीज को मिल चुका था सेपरेट इलेक्टोरेट, ओके। दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में आप जानते हो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ खाता है, कोई कोई धर्म को मानता है, कोई कोई भाषा बोलता है, अलग अलग है ना। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपने पढ़ा है। तो व्हाई, फ्रॉम वेयर वी विल डेवलप दिस यूनिटी? डाइवर्सिटी इज देयर, ओके, so what is the way through which we can develop unity is a big question over here. And at that time, at the time of nationalist movement, the nationalist leaders were of very great concern that how to develop this, कैसे डेवलप करेंगे इनके बीच में जो इतने अलग हैं, भिन्न हैं एक दूसरे के। तो इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए थे, ठीक है। वन ऑफ द वे वाज
ठीक है, द पेंटिंग ऑफ भारत माता, द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Yes, sir. It was first created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय स्पेलिंग देखना तो मुझे याद, ठीक है, सही है चट्टोपाध्याय। सर वाई लगा दो बस, सर वाई लगा दो लास्ट में। ठीक है, अब बंकिम चंद्र इनका क्या लगा दूं? सर वाई लगा दो बस लास्ट में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इसमें इन्होंने इनकी जो नॉवेल थी, क्या नाम था उसका? आनंद मठ। आनंद मठ, ये सब पूछा जाता है एनटीएस में, एक ही में आनंद मठ। ओके, तो आनंद मठ इनकी क्या है, पहली नॉवेल है इनकी। नॉवेल मैथ क्यों नहीं बोला आनंद मठ? आनंद मठ इन्होंने इसमें क्या लिखा है, कुछ इसमें जोड़ा है इन्होंने? आनंद मठ का क्या रिलेवेंस है? वंदे मातरम, हाइंस सर जो इंटरनेशनल सॉन्ग इसी वंदे मातरम की हाइंस थी इसमें। हाँ, हाइंस थी आनंद मठ में। ओके, तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, वंदे मातरम, ठीक है, ये सारा क्रिएट किया गया। भारत माता, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पढ़ा था? जर्मेनिया के बारे में पढ़ा था आपने, मोरियाने के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दैट पीपल विल नाउ हैव द फीलिंग that yes, this is our mata, this is our mother, and we will have to, it is our sacred duty to look and to protect the mother, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये तरीका अपनाया कि लोगों के अंदर ये फीलिंग कम से कम आज डाले, ताकि वो खुद से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, उनके जबरदस्ती न कराया जाए कि नहीं चलो लड़ने चलते हैं, हमें फ्रीडम चाहिए। ये भी रीजन हो सकता है कि इलिटरेट्स को पेंटिंग वगैरह से समझ आता था ज़्यादा। ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा भी कैसे कहा जा सकता है, पेंटिंग वगैरह का हो तो मतलब हम वैसे भी विजुअली इलिटरेट नहीं, लिटरेट को भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, अगर हम वर्ड टू वर्ड, अगर मैं अभी आपसे सोचो मैं सिर्फ मोबाइल में होता, मेरे जो है फेस नहीं देखते आप और सिर्फ मैं बोलते रहता, तो आपको क्या उस तरीके की फीलिंग आती कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ? नहीं आती, है ना। तो अभी मैं देखो, जबकि तुम भी लिटरेट हो, हम भी लिटरेट है, ओके, हम लोगों ने इस तरीके से अपनाया है, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कुछ इमेज वगैरह, आप पिक्स वगैरह देख रहे हैं, इसीलिए मैं भी आपसे कहता हूँ कि अपने कैमरे वगैरह ऑन करिए, तो ये फीलिंग आती है दैट वी ऑल आर इन क्लासरूम एंड वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे भी लोगों के अंदर ये फीलिंग डालना कि दैट दिस इज योर वेरी नेशन एंड यू विल हैव टू फाइट फॉर दिस नेशन, यू विल हैव टू स्टैंड अप एंड यू विल हैव टू फाइट ओके अगेंस्ट दिस। सर इससे मुस्लिम भी यूनाइट हो रहे थे नहीं, भारत माता के इमेज पे नहीं, उन्होंने कहा कि माता तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा माता वाला कंसेप्ट है ही। हाँ तो सर वही, हाँ, तो इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ रिसेंटमेंट अमॉन्ग मुस्लिम्स, है ना। तो बट अब देखो तो मेजॉरिटी किसकी है, आपको यहाँ पे देखोगे मेजॉरिटी में देखा गया कि आप केवल हिंदूज हैं, तो हिंदूज को कंसिडर करते हुए और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने भारत माता को कंसिडर किया, तो वही हो गया, ठीक है। तो अब एक तरीका था लोगों को यूनाइट करने का, जिसमें कुछ लोग एलिमिनेट हो गए। अब इसकी पहली पेंटिंग बनाई, फर्स्ट पेंटिंग किसने बनाई? फर्स्ट पेंटिंग, ये अलग अलग रविंद्रनाथ टैगोर। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा इमेज की जगह पेंटिंग को समझ के और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिख के आएंगे, ठीक है। आनंद क्या नाम है? अविंद्रनाथ टैगोर। स्पेलिंग गलत है बस, और कुछ नहीं है। क्या गलत है? स्पेलिंग सही स्पेलिंग है, गलत है। अब ओके, तो अबन ABAN अबनिन, एक्सक्यूज मी सर, सही है सर, ये सही है। एक्सक्यूज मी सर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी सेम है? हाँ ओके सर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी, और ये इसमें इन्होंने किसको क्या दिखाया था? भारत माता को एस्थेटिक, डिवाइन, काम, है ना।
तो हिंदू गॉडेसेस को क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। शी वॉज रिप्रेजेंटिंग हिंदू गॉडेसेस और हिंदू गॉड ऑफ ऐसे इम्प्लीमेंट। तो ये एक तरीका था लोगों को क्या करने का, यूनाइट करने का थ्रू दिस इमेज। ओके, भारत माता का इमेज बना के इस तरीके से यूनाइट करने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट क्या तरीका अपनाया, फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा वहाँ पे रोमांटिसिज्म के थ्रू लैंग्वेज एंड फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक लोर, ये सब पढ़ा था ना। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या हुआ, फोक टेल्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और इसको फोक टेल्स को गांव-गांव घूम के लोगों को फिर सुनाया जाता है बार्ड्स के थ्रू, है ना। फिर उसके बाद नर्सरी राइम्स वगैरह लिए गए। तो होता है ना कि अब देखो जो इलिटरेट मास हैं उनको कैसे आप जो है कि उनके अंदर ये फीलिंग डालोगे, तो उनको वो चीज़ सुनाओ जो उन्होंने बचपन से सुनी है। ओके, तो उनके अंदर ये चीज़ पैदा करो ताकि वो खुद से वो रिलेट कर पाएँ, अपने पुराने दिनों को याद कर पाएँ, अपने हीरोइक पास्ट को समझ पाएँ और इन ब्रिटिशर्स से खड़े होके लड़ पाएँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने ही ये सब कलेक्ट करना शुरू किया और लोगों के अंदर ये फीलिंग से इनकलकेट करनी शुरू की कि दैट यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर ट्रेडिशन कल्चर, है ना। वी विल इट इज आवर सोल ड्यूटी टू मेक इट अलाइव, ठीक है। सो उन्होंने स्कूल सिस्टम को भी सॉरी, क्रिटिसाइज नॉट टू किया। मेक इट, टू कीप इट अलाइव, नॉट टू मेक इट, टू कीप इट अलाइव। तो अब ये ब्रिटिशर्स आए हैं, इन्होंने क्या किया, हमारा सब कुछ र्यून कर दिया। दे थॉट दैट वी आर प्रिमिटिव, वी आर बैकवर्ड, है ना। तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग डाल दी कि हम लोग कुछ नहीं है, बट एक्चुअली वी वर, ठीक है। वी हैड पीपल लाइक अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, फिलोसफर लाइक चाणक्य, आर्यभट्ट हु हैड गिवन 0 पाई डेसिमल, है ना, रामानुजन, और फिर उसके बाद आपके चाणक्य, ओके, फिर उसके बाद आपके इसी तरीके से है ना। तो बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक फीलिंग डाल के, ये तो मैंने हालांकि हिस्ट्री में चला गया मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सरी राइम्स वगैरह के थ्रू इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। सर यहाँ पे मिथ्स क्यों लिखा है? मिथ्स, अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि रामायण वगैरह के मिथ्स हैं, कुछ लोग कह देते हैं। तो मिथ्स वगैरह का भी इस जमाना जो है कि इस्तेमाल किया जाता था, जो कंसिडर किया जाता बहुत लोगों की तरह के मिथ्स हैं। तो क्या समझ में आया? मिथ्स को क्या कहते हैं हिंदी में? What do you know? What is myths? पौराणिक वगैरह, हाँ, पौराणिक कथाएं वगैरह, यही सब होता है। क्या कहते हैं सर? रूढ़ियाँ। सर अफवाह कहते हैं। सर रूढ़ियाँ तो अलग हो, मिथकों कहाँ लिखा है? अच्छा, मिथकों कहाँ लिखा है? सर मिथ लिखा है वहाँ, बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। बैलेड, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। मिथ्स वही पौराणिक कथाएं वगैरह हैं, विश्वास। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आओ, तो इसी तरीके से इस पे साउथ में नतेशा शास्त्री जी थे, ठीक है। उन्होंने किताब लिखी द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। तो नतेशा शास्त्री ने बनाया और इन्होंने बताया कि जो रियल लोगों को, अगर रियल तरीके से लोगों को फील कराना है कि दे आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन, तो उनके अंदर ये चीज़ इनकलकेट करनी होगी, ये चीज़ को जगाना होगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू डू सो। समझ में आया? क्लियर है? सर आपने अवनींद्रनाथ टैगोर के एस्थेटिक डिवाइनर काम के बाद कुछ लिखा है वाइट बोर्ड पे? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। ओके सर, वो ठीक है। तो उनको ये मानना था नतेशा शास्त्री का कि लोगों के अंदर ये फीलिंग डालना ज़रूरी है। उनके अगर किसी के विचारों को समझना है, लोगों को विचारों को समझना है, उनके फोक लोग को देखिए, ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। क्या है? विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी है ना। तो ये एक तरीका था। फिर तीसरा तरीका और क्या था? तीसरा तरीका ये था कि अब झंडा बनाओ। क्या बनाओ? झंडा, फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तो अब नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। नेशनल फ्लैग में अगर आप देखो तो पहले एक था 1905 में एक मूवमेंट था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते हैं आप लोग? स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा है? यस सर, खादी को प्रमोट कर रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान खादी था या फिर
कुछ और था इसमें। सर वो फॉरेन का बॉयकॉट भी था। यस सर। ईस्ट सर ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट। बॉनफायर ऑफ सर वो कर्जन ने डिवाइड कर दिया था ईस्ट बंगाल हाँ और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट लिक्विड बंगाल। वेट लॉर्ड कर हाँ, कर्जन ने क्या किया था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर दिया था इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसी दौरान ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था और फिर सबको रीयूनाइट करना पड़ा था। तो यहाँ पे 1905 में भी एक फ्लैग बना था। ओके, तो उसका नाम फ्लैग को मैं अगर आप देखो तो फ्लैग नेशनल फ्लैग में पूछा जा सकता है कलर क्या था उसका, रेड ग्रीन येलो। ग्रीन येलो वाइट। ठीक है, और इसमें 8 प्रोसेस थे। तो 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस को। किसके प्रोविंस को? ब्रिटिश प्रोविंस को। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिसेंट मून था, ऐसे आप देखते हो, चलो बना लेना क्रिसेंट मून। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को दिखाता था, को दर्शाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखा गया 1921 के अनाउंसमेंट। ओके, महात्मा गांधी ने भी फ्लैग बनाया था। इसका क्या कलर था? इसका कलर था रेड वाइट ग्रीन। रेड वाइट ग्रीन है, रेड ग्रीन वाइट। सर रेड ग्रीन वाइट है। रेड ग्रीन वाइट। ओके, तो अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे वाइट आ गया, यहाँ पे वाइट आ गया येलो के जगह। ठीक है, याद रखना रेड ग्रीन वाइट है यहाँ पे। फिर इसमें क्या है? चरखा है, बीच में चरखा है। यस सर, फॉर चरखा है। सेल्फ हेल्प के लिए है। ठीक है, सेल्फ हेल्प के लिए है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने बनाया था ये। ठीक है, और 1921 के पीरियड में उन्होंने बनाया था। अब इसके जरिए क्या था कि लोगों को ये फील कराना कि किसी दा और फ्लैग, और ये फ्लैग हमेशा क्या होना चाहिए? ऊंचा रहना चाहिए। ठीक है, हमारा अपनी भी कोई डिग्निटी है, हालांकि स्टैंड सही बना नहीं। ठीक है, तो ये फ्लैग हमेशा ऊंचा रहे, लहराता रहे, तो लोगों के अंदर फीलिंग आएंगी ना, तभी तो लोग खड़े होंगे और फाइट करेंगे। थोड़ा सा और मैं ड्रॉ बात करूँगा। तो ये फ्लैग बना के लोगों के अंदर ये क्या करना, डालना कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ, और they are also the part of this nation. They will have to fight for this nation. Then only it is possible to gain independence. Otherwise, it will be very difficult. तो लोगों के अंदर से जब तक नहीं आएगी बात, तब तक तो बात बनेगी, तब तक तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। और जब तक आप अंदर से नहीं सोचोगे कि मुझे जीतना है, जब तक आप अंदर से नहीं सोचोगे कि मुझे एनटीएससी क्रैक करना है, ओके, तब तक मैं कितना हूँ कहना एनटीएससी निकालना है, एनटीएससी निकालना है, ये इसका है एनटीएससी का ये क्राइटेरिया है, ऐसे पास होना है, वैसे करना है, कुछ नहीं होना जब तक आप नहीं पढ़ोगे। जब तक आप नहीं सोचोगे कि अरे हम यहाँ पे हैं तो क्यों हैं, जब तक अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। जब तक अपने घर के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, विलेज में आप सारे काम कर सकते है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं। अब दूसरा एक आखिरी पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है ये। Shall I rub this now? Yes sir. Yes sir. ये सारे पॉइंट तो लिखे, ये सब एनटीएससी में आया जो क्वेश्चन से। डेफिनेट क्या होता है? कुछ कह रहा है ऐसा डेफिनेट क्या? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, आप थोड़ा लाउडर बोलिए। डिफाइन क्या कह रहे हैं ये? कैन एनीवन ऑफ यू हेल्प मी? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। तो लिख दिया, चैट बॉक्स पे लिख दिया उसने। डिफाइंस ओके, ललकार करना उनको, जो है कि उनको जो है कि उनकी बात ना सुनना। ठीक है, उनको डिफाई करना। ऐसे होता है ना, आपने मार्च पास देखा, ऐसे करके चलते हैं स्टेडियम में, मार्च पास किया कभी आप लोगों ने? यस सर, करा है। तो आप झंडे वगैरह को ऐसे लेके एकदम सीधे चला जाता है, फिर ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है ना। उसमें अलग अलग कमांड दिए जाते हैं। यस सर,
अभी आपको मेरी इमेज दिख रही है जैसे मैं करके बता रहा हूँ? यस सर, दिख रही है। हाँ हाँ, तो वैसे ही तो डिफाई करते हैं और अथॉरिटीज, जैसे कि प्लांटेशन तो वर्कर थे ना सैल्यूट असम करते में। हैं। हाँ, सैल्यूट भी करते हैं। प्लांटेशन वर्कर जो असम में थे वो भी तो अपने अथॉरिटीज को डिफाई करते हैं। समझ में आया? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री नहीं बताया शायद आपने। हाँ, रीइंटरप्रिटेशन। मैंने हालांकि थोड़ा थोड़ा इस पे बोलना शुरू कर दिया था, फिर मैं बीच में रुक गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाले में ही था, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री उठा के देखो, एक मूवी आई थी आपकी नमस्ते लंदन। ओके, नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार को आप अक्षय कुमार को देखोगे, वो क्रूज शिप में थे और लंदन में थे। वहाँ पे उन्होंने बताया है, ठीक है, एक ब्रिटिशर्स को किस तरीके से इंडिया की एक रिच हिस्ट्री रही है। ठीक है, वी आर नॉट स्किल्ड कॉपिस्ट, ठीक है, वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इनोवेटर्स। ओके, आप भले ही वेस्टर्न पीपल आर मोर मीन्स वेस्टर्न पीपल रिकॉग्नाइज देयर ओन, ठीक है, बट our Indian society was not very backward, was not very primitive. अब जियोमेट्री को देख लो तो जियामेट्री हिंदी में है, उसी को जियोमेट्री है। और जो आपका चेस है, चेस इंडिया ने ही दिया है, है ना। फिर जीरो पाई डेसिमल आर्यभट्ट ने दिया। अब देखो जीरो को अंग्रेज जो है उसको नहीं कंसीडर करते, दे कंसीडर्ड इट एज ओ। जीरो को कहेंगे ओ। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं उसको कहेंगे ओ। अरे भाई, आर्यभट्ट ने जब जीरो कहा तो जीरो कहो, है ना। शून्य कहा। किसने कहा? शून्य कहा था ना। हाँ, शून्य, जीरो, वही शून्य। तो उसी को जो है कि ओ कहा जाता है, तो ओ नहीं कहना चाहिए। चलो, तो जीरो पाई डेसिमल या शून्य पाई डेसिमल, पाई भी आप जानते होंगे, 22/7 3.14। यस सर। रामानुजन ने। हाँ, रामानुजन ने थे पाई का। तो रामानुजन ने उसकी वैल्यू बताई थी कि कैसे वैल्यू निकालनी है पाई की। निकालनी है, पाई लाए तो इनको कैलकुलेशन तो इन्होंने किया था ना, इनोवेट। उन्होंने इन्फिनिटी ऑफ सर्ड भी निकाला था और नंबर थ्योरी में काफी नाम था उनका। हाँ सर, हाँ सर, पिक्चर भी है सर। फिर उसके बाद अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर फिलोसफर्स लाइक चाणक्य, है ना, अकबर द ग्रेट। फिर उसके बाद ये सारे लोग रहे हैं यहाँ पे। So we had a very rich history and culture, tradition, okay, very diverse culture and tradition. ये सब देखो, ये सारी चीजें जब लोगों को याद दिलाई जाती है ना, तब अंदर से फीलिंग आती है लड़ने की। अरे यार, हम तो बहुत अच्छे थे पहले, ये क्या हो गया हम लोगों को? हम लोगों की अपनी एग्जिस्टेंस तो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। अब हमें कुछ करना होगा और हमें अपने फिर से उस अस्तित्व को क्या होना होगा, रिगेन करना होगा। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को क्या करना होगा, रिगेन करना होगा। अदरवाइज हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा सोसाइटी में। ठीक है, ये आज इतने हैं, कल और हो जाएंगे फिर, तो इस तरीके से। ठीक है, तो रीइंटरप्रीट करके हिस्ट्री को क्या किया गया, फिर से वो सारी बातें लोगों के अंदर भरी गई। ठीक है, ताकि वो एक हो सके। यूनिटी जो मैंने आपको बताया, यूनिटी उनके बीच में बनाई जा सके। यूनिटी, डाइवर्सिटी ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। ओके, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस मतलब एक साथ आके एक दूसरे को समझ के क्या करना, फाइट अगेंस्ट दी ऑपरेशंस। तो उसमें क्या क्या तरीके अपना है, एक भारत का माता का आपने पढ़ा, दूसरा नर्सरी लाइन बलाज, ओके, मेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके, फिर तीसरा आपका फ्लैग, ओके, और चौथा आपका रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो इन चारों के हेल्प से हमने क्या किया, लोगों के अंदर लीडर ने क्या किया, लोगों के अंदर ये फीलिंग लाई नेशनलिज्म। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मुस्लिम्स का केस फिर से दोहराया जाएगा। मुस्लिम के केस में आप देखोगे कि मुस्लिम्स वर फीलिंग एलिनेटेड। जब भारत माता का इमेज बना तब था कि भाई हमें तो ये देखो, भारत माता का इमेज बनाते हैं इन्होंने, कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन को दिखा रहे हैं, भारत माता, है ना। और नर्सरी राइम्स बलाज वगैरह गा रहे हो तो भी वो यहाँ पे ही है। तो वो अपने आप को अलग समझते हैं, और तभी कहीं ना कहीं ये जो पेनफुल डिवीजन था वो देखना पड़ता है। सर तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो पहले वाले पेज पे हमारे लिखा था, हाउ डिड कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया,
तो ये क्या वो भी लिखेंगे हम। समझ में नहीं आया सर जैसे आपको? हमारे सर पहले पहले पेज पे सर ये वाला क्वेश्चन था कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस emerge इन इंडिया, तो सर इसमें ये भी लिखना है ना। हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशन, लेट मी सी द बुक। The consciousness, कॉन्शियसनेस, हाँ ऐसे कह सकते yes हैं। sir। ठीक है। सर वहाँ पर लिखा था कि the growth of nationalism was intimately connected to हाँ anti-colonial हाँ movement, हाँ हाँ ये हाँ, सब भी लिखेंगे। ठीक है। ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का एक बहुत बढ़िया तरीका था। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट। लास्ट में कंक्लूजन बता दो। कंक्लूजन कंक्लूजन में यही है कि अब देखो इसमें एक और चीज है, लिख लो 1942 में, ठीक है, एक और भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, 8 अगस्त, हाँ 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो और मरो। और यहीं पे अब देखो कहीं ना कहीं अभी तक नॉन वायलेंस वायलेंस कर रहे थे, अब वायलेंस थोड़ा सा आ गया है ना। तो 1942 का टाइम पीरियड है, 8 अगस्त, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और यही एक ऐसा मूवमेंट है जो ऑफिशियली कभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है। ओके, सिविल डिसोबीडियंस कॉल ऑफ हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, बट क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल ऑफ नहीं हुआ, ये चलता ही रहा, ऑफिशियली क्लोज सर ये नहीं। मतलब वायलेंट था। इसमें वायलेंस देखा गया। अब गांधी जी ये जब कह रहे हैं डू और डाई, तो इसका मतलब क्या है? तो सर मतलब कि फिर तो वो बात से चेंज होगा फिर अपनी तो। हाँ सर फिर तो अपनी वो बात से चेंज हो गई कि वहाँ पर पहले लिखा हुआ था ना कि हाँ, नॉन वायलेंस से कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब देखो, ये बात से चेंज होना तो बात एक बार के लिए ठीक है, बट अब ये देखो कि कब तक आप इसी एक ही चीज को जो है कि प्रमोट करते रहोगे और देख रहे हो कि उसमें निराशा ही मिल रही है। एक ही स्ट्रैटेजी से अगर आप चलोगे तो आप जो है नेशनलिस्ट, एज अ नेशनलिस्ट सोचो तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को हो सकता है फुलफिल ना कर पाए। उन्होंने कहा कि हम लोग, अब देखो गांधी जी का व्हाट आई थिंक, ठीक है, व्हाई ही यूज्ड टू डू दिस नॉन वायलेंस, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल कभी भी अगर लड़ाई होगी तो ब्रिटिशर्स विल किल अस। ठीक है, दे विल बीट अस, दे हैव द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विद देम। ठीक है, अब वहां पे देखा कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इंटरनेशनल फोरम पे देखा कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 टू 1945, याद होगा आप लोगों को। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटेन इज समवेयर इंडल्ज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में वहां से हिटलर भी है। ठीक है, 1941 रशिया वशिया, याद होगा आप लोगों ने अगर पढ़ा है सोशलिज्म। यस सर, 42 में बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था वो। हाँ इंटेंस हो गया, इन्होंने कहा कि बस हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ठीक है, अब इनसे तो जो है निजात ले लो। समझ में आ रही है बात? ये सब प्रैक्टिस होती है, ये पॉलिटिक्स है, यू नो। तो इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ये आपको सोचना होगा या आपको इंटरप्रीट करना होगा कि ये टाइम कैसा है, ये टाइम क्या अब लड़ने का है। लड़ाई अगर करो तो देखो कम से कम हानि हो, है ना। तो वहाँ पे वो इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, बस लड़ाई लड़ो, डू और डाई। सर मतलब सर अलोरिया सीताराम राजू की सर प्रेडिक्शन सही होगी। अलूरी सीताराम राजू की प्रेडिक्शन सही हो गई सर। हाँ, तो बोला ही था एस्ट्रोलॉजर में। अब सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा था। ठीक है, रेडिकल सॉल्यूशन। यस ये सर, सारी चीजें उन्होंने हैं। तो आजाद हिंद फौज भी बनाई थी। आजाद हिंद फौज भी, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखना तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, कभी टाइम अगर मिले तो। सर मैंने देखा है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखोगे तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलेंगी। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इन पे सभी पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं और मेल कर देना है। ठीक है, अभी पीटीएम होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेल भेजते हैं, तो आप अपने काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से करिए, जो ना समझ में आए वो पूछ लिया करिए। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने भी इमेजेस बनाए गए हैं, ऑल इमेजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल इमेजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी एंड सीबीएसई बोथ, है ना। तो इमेजेस को एकदम अच्छे से लेना। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। कोई लेफ्ट मत करना Okay, है sir. करने के अंदर। ओके सर। चलिए ठीक है, तो मीट यू नेक्स्ट क्लास में। क्या करना है आप लोगों को?
सिविक्स से स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन हो गए। मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट करा दो। मनी एंड क्रेडिट करा दो। मनी एंड क्रेडिट करना है, बहुत इजी चैप्टर है। पेपर में आ रहा है। चलो मनी एंड क्रेडिट करते हैं। ओके सर। Okay, so we will start with money and credit and then we will move forward. Okay, तो आप लोग सभी डीपीपी सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आज तो मैंने नहीं पूछा किसी से, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन मैं रेज करूंगा, मैं पूछूंगा सभी से इंडिविजुअली। यस सर। ओके सर। Okay, wait, मैसेज में 34 मैसेजेस हैं। मेंशन नॉट। सर मेरे पेपर में आ रहा है मनी एंड क्रेडिट, इस वजह से आप वही स्टार्ट करा देना। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर।